देविका बहन यहाँ पर भाषण दे रही थी, तो मैं उस पीड़ा के साथ साथ उनके भाषण देने की शैली और उनके आत्मविश्वास पर गर्व भी करती हूँ। आपकी पैरोकार, आपकी सशक्त वकील मैं बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और यदि आप लिखित रूप में या वो जो आपने भाषण पढ़ा था उसकी एक प्रति मुझे दे दे, तो मैं उसे मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र के साथ उसे भेजूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि उस पर कार्रवाई हो। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आदरणीय अंजू कुमार जी, श्री विजय कुमार सिंह जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्री प्रदीप प्रियदर्शी जी, श्रीमती सरोजा देवी जी, श्री लक्ष्मीकांत जी इस सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वत्गण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं देख रही हूँ बाबूजी के चुनाव क्षेत्र सासाराम के बहुत से मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको मेरा अभिवादन। क्योंकि मैं एक कवि के सानिध्य में हूँ, अभी आपने कुछ ही पहले अपनी कविता का संकलन निकाला है, तो मैं अपने भाषण की शुरुआत अपनी एक कविता की 2 पंक्ति से करना चाहती हूँ, जिसमें बाबूजी के जीवन और उनकी सोच का सारांश निहित है। वह है, होने दो घनघोर गर्जना, होने दो घनघोर गर्जना, तूफानों को आने दो, होने दो, कोई परवाह नहीं, होने दो घनघोर गर्जना, तूफानों को आने दो, जन्म की नहीं कर्म की करो अर्चना, बाकी सब जाने। तो ये तो पीड़ा है हमारे यहाँ कि अर्चना होती है जन्म की। कबीर ने कहा था गर्भ प्रधान, जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान। तो हमारे यहाँ अर्चना होती है जन्म की, और बाबूजी पूरे अपने जीवन काल में लगे रहे कि अर्चना होने लगे कर्म की। बाबूजी, आपने ठीक सा कहा, संत परंपरा से आते थे, तभी इतना सहने के बाद बहुत सहना पड़ता है। आत्मा, शरीर पर चोट लगे तो उतनी पीड़ा नहीं होती है, आत्मा पर जब आघात हो तो वो पीड़ा सहन नहीं होती। मगर जैसे अमृत विष पी करके अमृत की वाणी निकले, जो गुरु रविदास ने किया, वैसे ही बाबूजी विष पीते रहे। कितना गरल पान किया, और कितना गरल पान करते हैं इस देश के अधिकांश लोग। दिन में कई बार विषपान करते हैं। आत्मा पंगु हो जाती है, आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है, मनोबल टूट कर बिखर जाता है। उन सब के लिए संघर्ष।
उन सब के लिए संघर्ष किया उन्होंने। पूरी दुनिया की, हम तो बहुत खूबसूरत ग्रह पर जन्म लिए हैं। पृथ्वी से खूबसूरत कौन सा ग्रह में मुझे नहीं मालूम, और जगह तो हम लोग गए नहीं है, मगर जो बताते हैं वैज्ञानिक, मुझे लगता है क्या इंद्रधनुष भी उगता है, यहाँ तरह तरह के फूल भी फूलते हैं, यहाँ तरह तरह के वृक्ष भी हैं, घास की कालीन बिछी हुई है। क्या आवश्यकता थी कि इतना सुंदर बनाए इसे? इतने सुंदर ग्रह पर जन्म लिया है और इतनी विकृति और इतनी गुणवत्ता आ गई है मानव स्वभाव, इसको भी सुंदर कैसे बनाना? चुनौती यहाँ है, चुनौती यहाँ है कि विकृति को समाप्त करके सौंदर्य से कैसे भर दे, घृणा को समाप्त करके प्रेम से कैसे भर दे। चुनौती यहाँ है। तो सबका मानना है, कॉलेज में मैंने देखा है जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी, बराबरी का समाज कैसे बने, इसकी परिकल्पना यूरोप से आई है करीब 200-250 साल पहले। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बराबर का समाज कैसे बने, इसकी कल्पना 650 साल पहले गुरु रविदास ने की थी, जब उन्होंने कहा था बेगमपुरा शहर को नाम। 650 साल पहले भारत में इस कल्पना ने, इस सिद्धांत ने जन्म लिया कि ऐसा शहर बसाए, ऐसा देश बसाए जहाँ कोई गम न हो, बेगम हो, जहाँ कोई खौफ न हो, जहाँ कोई बराबरी न हो, जहाँ कहीं भेदभाव न हो, जहाँ कोई ऊंच नीच न हो, जहाँ किसी की आत्मा पर चोट न पहुँचाया जाए, किसी की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, सबको फलने और फलने का बराबर मौका मिले। बाबूजी गुरु रविदास के भक्त, शिव नारायणी परंपरा से थे और गुरु रविदास के भक्त। मैं कैसे जानती हूँ ये बात कि वो भक्त थे? भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, किसी की करते हैं, किसी की करते हैं, मगर जब आपके प्राण छूट रहे हो, तब जिसका नाम जबान पर आए, आप उसी के भक्त हैं। बाबूजी मृत्युशैया पर थे और बहुत कष्ट में थे, कोई दवा काम नहीं कर रही थी, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो बाबूजी की आदत थी, बाबूजी का की काबिलियत थी कि उनको समझ आ जाता, किसी को समझ नहीं आ रहा उनको समझ आ जाता। तो उस समय भी डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि इनका कष्ट कैसे दूर करें, तो बाबूजी ने समझ लिया कि कैसे अपना कष्ट दूर करूं और कहने लगे जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास। तभी से मैं जान गई कि सही मायने में बाबूजी गुरु रविदास के भक्त और रविदास के भक्त हैं, क्योंकि रविदास ने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम। मैं भी उस शहर में रहना चाहती हूँ, मैं भी उस शहर में रहना चाहती हूँ
जो बेगमपुरा है, जब है नहीं तो बनाना चाहती हूँ। तो ये सारा संघर्ष, कुछ लोग कहते हैं अछूतों का उद्धार कर दो, हरिजनों का उत्थान कर दो। अछूतों का उद्धार क्या करेंगे? अछूत तो बाल्टी में दूसरे का पहला लेकर जाता है। मगर जिसके सिर के अंदर ही मैला भरा हुआ है, हमें तो उसका उद्धार करना चाहिए। अछूत तो जूता काटता है, और जो उससे नफरत करता है, हमें तो उसका सोचना है, उसके हृदय को प्रेम से कैसे भरे, उसका उत्थान करना चाहिए। ज्यादा कठिन है वो। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, गोली खाई गई, फांसी पर चढ़े, लाठियां खाई, जेल गए, काला पानी गए, सब आसान था। मेरे पिता मुझे इस बात का कहीं भी अभिमान नहीं है कि मेरे पिता इतने ऊंचे पदों पर रहे या सब जगह उनका सम्मान है। मुझे बस इस बात का बहुत अभिमान है कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और एक रेखा बीच में खिंच गई थी कि कौन अंग्रेजों के साथ है, कौन अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो मेरे पिता ने जो लड़ रहे हैं उनका साथ दिया। मुझे इसका तो ऐसा करना आसान था, दूसरों से लड़ जाना आसान है। हालांकि अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई हूँ जहाँ की वो और मैं का भेद मैं मिटा देना चाहती हूँ, और मैं अपने को अंतरराष्ट्रीय नागरिक समझती हूँ। मैं ये सीमाएं मुझे परेशान करती हैं, चाहे समाज की सीमाएं हों, चाहे जाति की सीमाएं हों, चाहे देश की सीमाएं हों, चाहे मैं तो मानवता को मानना चाहती हूँ। अब मैं ऐसी सोच है। मगर उस समय क्योंकि उन लोगों ने हम पर हुकूमत की थी, गुलाम बना दिया था, इसलिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों से लड़ना आसान था। बहुत होगा तो आप अपनी जान खो देंगे, बहुत होगा तो आप यात्रा सहेंगे, उसमें आसान है। अपने लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और अब जो ये जाति का संघर्ष हो रहा है, ये धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा है, वो बहुत कठिन हो गया। हम अपनों से कैसे हम उन्हें चाहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें संघर्ष भी करना है। तो इन सीमाओं में रह करके संघर्ष करना है, उनको प्यार करते हुए भी उनसे संघर्ष करना है। ये बड़ा जटिल है। और बाबूजी ने किया, उन्हें बाहर वालों से भी संघर्ष किया, दोनों मोर्चों पर लड़े। बाहर वालों से भी संघर्ष किया, अंग्रेजों से भी किया। बहुत से अंग्रेज उनके बहुत बड़े बड़े दोस्त थे और उनके खिलाफ संघर्ष करते थे और उनके साथ बैठकर चाय भी पीते थे और वो उन्हें जेल भी भेज देते थे। वो ऐसा संघर्ष था। और उन्होंने सामाजिक न्याय का संघर्ष किया, दोनों किया। इसीलिए वो गांधी जी से मिले,
वो तो पढ़ना चाहते थे, वैज्ञानिक साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन उस समय भारत माता की आर्त पुकार थी, वो आजादी के आंदोलन में कूद गए। तब उन्होंने देखा कि कौन है हिंदुस्तान में जो आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं और दबे कुचलों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई नहीं था। लोग, बहुत से लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। एकमात्र मैं उस स्तर पर बात कर रही हूँ, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर ऐसे लोग थे, मगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक ही व्यक्ति थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और देश के उस समय, अब तो दलित कहते हैं, हरिजन कहने पर अब लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन हरिजनों की तरीके की लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो बाबूजी उनके साथ हुए। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत सोची समझी उन्होंने ये कदम उठाया। और गांधी जी के वो अनुयायी थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं गांधी जी को भी उनकी जरूरत थी। उन्होंने वर्धा बुलाया बाबूजी, वर्धा में बाबूजी गए तो गांधी जी ने बुलाया, कैसे हो? क्योंकि बाबूजी उनको, गांधी जी उस समय, बाबूजी 28 वर्ष के थे। 28 वर्ष के गांव के, बिहार के गांव के दलित नौजवान को महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्ति ने कैसे बुलाया? क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि 1935 के एक्ट के बाद 1936 में जब नामांकन हुआ बिहार में चुनाव का, 10 दिसंबर 1936 को बाबूजी निर्विरोध एमएलए बन गए और अपने साथ 14 और लोगों को निर्विरोध बना दलित पक्ष। और उसमें उस समय मोहम्मद यूनुस यहाँ के प्रीमियर बने और वो अल्पमत की सरकार थी। अब वो चाहते थे कि ये, उनको सलाह दी गई कि ये नौजवान है, इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और ये जाति से हरिजन है, तो ये सारे के सारे को हम लोग खरीद सकते हैं, खरीद लिया जाए और हम लोग अल्पमत से बहुमत पे हो जाएंगे। तो वो जानते नहीं थे कि किसकी बात कर रहे हैं, जानते नहीं थे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा और बिगड़ गए। तो ये बात राजेंद्र बाबू ने गांधी जी, उस समय बाबूजी कांग्रेस में नहीं थे, राजेंद्र बाबू ने गांधी जी को लिखी। तो गांधी जी एक पत्रिका छापते थे, हरिजन, तो उस पत्रिका में गांधी जी ने बाबूजी पर लेख लिखा उस समय। तो तब बाबूजी को गांधी जी ने बुलाया, और बुलाया तब उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है जो चाह रही है स्वाधीनता, ये तो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। मुसलमान जो है वो जिन्ना के संग है और दलित जो है वो दूसरे व्यक्ति के संग है, दूसरे नेता है उनके। तो अब अगर हम जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं तो जब तक इस देश का सर्वहारा वर्ग, इस देश के दलित, इस देश के कमजोर लोग, इस देश के पसीना बहाने वाले लोग जब तक जन आंदोलन में नहीं शरीक होंगे, ये बड़ा जन आंदोलन नहीं बनेगा और हम जीत नहीं पाएंगे। तो तुम क्या इन लोगों को जोड़ोगे? और मैंने कहा मैं तो पहले से जोड़ रहा हूँ, मैं तो पहले से ही जोड़ रहा हूँ, और अब आपने कह दिया मैं तो लगा हुआ हूँ। तो ये दोनों के बीच की
ये बात थी एक तरफ विशाल व्यक्तित्व महात्मा गांधी, एक तरफ बाबूजी, और दोनों ने मिलकर के वो जन आंदोलन खड़ा किया जो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। मैं दलितों को कहना चाहती हूँ, दलितों को कहना चाहती हूँ एक चीज कि कभी भी अपने को कम मत आंकिए, कभी भी अपने को हीन मत समझिए। इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लीजिए, एक एक नाम को पढ़ करके देख लीजिए। देश को जिन्होंने बेचा है उसमें आपका नाम नहीं मिलेगा। कभी अपने को हीन मत समझिए। ये जो इतना बड़ा विश्व का जन आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसके आधार पर हिंदुस्तान को आजादी मिली थी और उसके बाद दुनिया के कितने सारे और देशों को आजादी मिली थी, उस जन आंदोलन को खड़ा करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपको इस देश का भाग्य लिखने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। लोग जो है बड़े हैं वो सोचते हैं कि हम इस देश को चला रहे हैं। नहीं, गलतफहमी है। ये तो जब इस देश का सर्वहारा वर्ग, इस देश का हरिजन, इस देश का गिरजन, इस देश का दलित, इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, जब उनका पसीना इस धरती पर गिरता है तभी देश चलता है और किसको चलाता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र पाठक जी को। अगर आप अनुमति दे तो एक सुझाव भी दूंगी। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में अनेक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बाबूजी के नाम से केंद्र हैं। आए थे कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। कौन सी तीर्थ यात्रा पर निकले? तो हम सब वो सारे स्थान देखना चाहते हैं जहाँ से बाबूजी ने शक्ति ग्रहण की। उस समय ये बन रहा था, मैं तो तो आपका ये स्थान तो तीर्थ है। अगली दफा वो आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि आप इस केंद्र में भी आए, इस संस्थान में भी आए। ये भी एक तीर्थ है, बाबूजी की जीवन यात्रा का ये तीर्थ है। तो आप उनसे संपर्क में रहें तो आदान प्रदान होगा विचारों का, तो उससे वो भी लाभान्वित होंगे, आप भी लाभान्वित होंगे। ये मेरा एक विनम्र सुझाव है। तो मैं आप सबकी बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने सुना। आप स्वस्थ रहें, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले, आपकी जितनी मनोकामना है सब पूरी हो जाए। एक और बात कहे के बा हमरा पूरी हाँ कि रउआ सभे 100 वर्ष से ज्यादा जी ये हम चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।